वन्य प्राणी अभ्यारण्य। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं, अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों और जंतुओं को मारना या शिकार करना, उन्हें पकड़ना निषेध और दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा भी झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड हैं। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन की जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण यानी कि वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों का प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणी या जंतुओं को संरक्षित या संरक्षण करते हैं, उन्हें हम संरक्षित रखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सोगान इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक प्रमाण है, जिसमें हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी सम्मिलित है। पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य व वाद्य यंत्रों को बचाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक और बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं, हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है, यानी कि उनकी संख्या को बढ़ाना है। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः इस संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त होते जा रहे हैं, संकट उत्पन्न जंतु कहलाते हैं। संकट उत्पन्न जंतु कौन से कहलाते हैं? वे जंतु जिनकी संख्या क्या होती जा रही है, एक निश्चित स्तर से कम होती जाती है और वे विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संकट उत्पन्न जंतु। बूझो तो डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया। तो बूझो को जो बच्चे गए थे तो एक पहेली थी और एक बूझो था, तो उस बूझो को अगर डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया तो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी या औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यदि भी वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं।
किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्मजीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र का निर्माण कौन करता है? पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव, अजैविक घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा, ये सब मिलकर क्या करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? रेड डाटा पुस्तक वो कहलाती है जिसके अंदर जो विलुप्त हो गए जीव हैं उनको रखा जाता है, या विलुप्त होने की कगार पे है उसमें उनको रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद ने रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हुए उनको बताया कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकट उत्पन्न स्पीसीज को रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं, अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर इस वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं ये प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। कागज का पुनः चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। 17 वृक्षों को काटा जाता है 1 टन कागज बनाने के लिए। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों की भी कमी आएगी। वनरोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है, यानी कि पुनः पेड़ों को लगाना। पुनः वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनः वनारोपण हो सकता है। यदि उन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो वे स्वतः पुनः स्थापित हो जाते हैं। प्राकृतिक वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण की एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण तथा संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उनके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने एक उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। थैंक यू।